हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 11वीं का भूगोल का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूं, जो आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भूगोल का पेपर कैसा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका बच्चों भूगोल का पेपर 70 मार्क्स का आएगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे जो आपको सभी करने होंगे। 5 खंडों में बटा होगा, खंड का, ख, घ, घ और ण। ये 5 खंड होंगे आपके पेपर में। खंड का में बच्चों आपके 1 से 70 तक MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। एंड खंड खा में आपके 18 से 19 तक सूत्रधारी प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के। और 20 से 23 तक बच्चों आपके खंड गा में क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, जिसके आंसर आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना है। खंड गा में आपको 24 से 28 तक प्रश्न होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, और इनके आंसर आपको 120 से बच्चों 150 वर्ड में लिखना है। इसके बाद बच्चों खंड ण जो होगा आपका 29वां और 30वां मानचित्रधारी प्रश्न होगा 5 मार्क्स का। इसके बाद बच्चों शुरू देखते हैं आपका खंड का यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस ग्रीक विद्वान ने भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। तो वो कौन थे? एरोस्ट्रेनिस। ठीक है। सेकंड है बच्चों 2 कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथन को आपको पहचानना है कि सही है। जैसे बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, सही है। ठीक है। और ब्रह्मांड लगभग जो है ब्रह्मांड 13.7 अरब वर्ष पहले एकल बिंदु से विस्तारित हुआ। तो मतलब का अभिकथन भी सही है बच्चों और कारण भी, और ये इसी के अंदर आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक महाद्वीप के भाग थे, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पेंजिया। और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल से नहीं गुजर रही। तो वो कौन सी तरंगे? एस तरंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका अभिकथन कारण फिर से है कि अंतर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं। तो ये कथन सही है, और ज्वालामुखी और डायस्टोफिज्म इसी के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका ये बी है। ठीक है, ये ए नहीं है। ठीक है, दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन में बी सही होगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, मैंने नहीं पे ध्यान नहीं दिया है। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा, ए नहीं होगा। तो इस तरह से कन्फ्यूजन बच्चों हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में क्या देखा जाता है, ए ऑप्शन में यही लिखा होता है कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, और आर क्या है? ए की सही व्याख्या करता है। देखिए बच्चों इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से कि पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं जो ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और एस तरंगे द्वितीय तरंगे जो केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है। सतही तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं और पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, और एस तरंगों के लिए छायाछेद अभिकेंद्र 105 से 114 के बीच होता है। तो इसमें बच्चों ये 3 कथन जो हैं आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी भू आकृति हिमनदी अपरदन से बनती है। तो कौन सी भू आकृति बच्चों? सर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वायुमंडल की उस धरती की पहचान करें जहाँ पे ऊंचाई के साथ बच्चों तापमान क्या होता है? घटता है। तो वो क्या कहलाता है? मध्यमंडल कहलाता है। अब भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 एन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां कि भारत का कौन सा भौगोलिक प्रभाग युवा, कमजोर और लचीला भूवैज्ञानिक संरचनाओं द्वारा चिन्हित है? प्रायद्वीप पठार। ठीक है, इसके बच्चों आपका मैचिंग है। मैचिंग में क्या है? आपका जो महाद्वीपीय विस्थापन है वो क्या है? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसको दिया था, और समुद्री तल प्रसार का जो सिद्धांत है वो हैरी फेल्स ने दिया था। पिगवेट का जॉर्जेस लिमिट, और प्लेट का मैकेंजी।
ठीक है, ये मैचिंग होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 12वां क्वेश्चन की ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार का शौक के रूप में जानी जाती है। तो वो कौन सी नदी बच्चों, कोसी नदी है। अगला है कि बहिर्जात प्रक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषता को पढ़ें और सही विकल्प को टिक लगाएं। तो पहला दिया है कि ये सतही प्रक्रिया होती है और इनमें अपक्षय और अपवर्तन शामिल होता है और ये सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती है और ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। इसमें सही बच्चों कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वह परत जहां ओजोन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, समताप मंडल कहते हैं, जहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका एक क्या है अनुच्छेद दिया हुआ है गद्यांश, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश देखते हैं। जल को अच्छी तरह से परिभाषित चैनल के माध्यम से प्रवाह अपवाह कहलाता है और ऐसे चैनल के नेटवर्क को बच्चों अपवाह प्रणाली कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न यानी कि भूभागीय समय अवधि, चट्टानों की प्रगति और संरचना, स्थलाकृति, ढलान, बहते पानी की मात्रा और व्यवहार की अविरतता का परिणाम होता है। एक नदी एक विशेष क्षेत्र से एकत्रित जल को बहाती है जिसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कैचमेंट एरिया। एक नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा बहाया गया क्षेत्र एक अपवाह द्रोणी कहलाता है, यानी कि ड्रेनेज बेसिन। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को बच्चों जल संभर कहते हैं, यानी कि वाटरशेड। बड़ी नदियों की जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी नदी होती हैं, जबकि छोटी नदियों नालों के जल संग्रहण के अक्सर जल प्रवाह यानी कि वाटरशेड कहा जाता है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं या नाले होते हैं। हालांकि नदी द्रोणी और जल संभर के भी थोड़ा सा अंतर होता है। जल संभर क्षेत्रफल में छोटे होते हैं जबकि द्रोणी बड़े क्षेत्र में कवर करती है। तो बच्चों इससे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अफवाह प्रणाली क्या है। अफवाह प्रणाली देखिए यहाँ पे हमने देखा ये क्या है बच्चों, ये रहा चैनलों का नेटवर्क है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ लाइंस को ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख सके। तो देखिए लिखा अफवाह प्रणाली क्या है, चैनलों का नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट है अफवाह प्रतिरूप को निर्धारित करता है। देखिए भूवर्गीय समय, चट्टानें और स्थलाकृति। ठीक है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो देखिए रहा भूवर्गीय समय, चट्टानें और स्थलाकृति। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है बच्चों अगला कि नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है। तो जल संभर क्या होते हैं, द्रोणी से छोटे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रश्न संख्या 18, 19 और आधारित प्रश्न है आपका। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि दे रखा है, इसको पढ़ के आपको आंसर बताना है इसका, मतलब देख के। ये आपकी पृथ्वी की वायुमंडल की परतें दे रखी हैं अलग अलग। ठीक है, इनको देख के आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्षोभ मंडल कहते हैं। और ओजोन किस परत में पाई जाती है, वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है क्योंकि ओजोन परत और सौर बैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती है जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता है। इस क्वेश्चन की जगह दृष्टिवादी व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल को परिभाषित करें। तो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित होता है। वायुमंडल की दो परतें लिखनी है तो आप कौन कौन से लिख सकते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल के महत्व की व्याख्या कीजिए, इसका महत्व बताना है। तो क्षोभ मंडल क्यों जरूरी है, क्षोभ मंडल इसलिए जरूरी बच्चों इसी में ही ऑक्सीजन प्रदान करता है ये, जिसके थ्रू हम सांस ले पाते हैं, पृथ्वी में रहने योग्य रह पाते हैं। ठीक है, और मौसम को उत्पन्न होने देता है, तो इसलिए क्या है जरूरी है। अगर बच्चों ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 19 है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर देने। तो पहले हम अनुच्छेद देख लेते हैं कि पृथ्वी कई सेकेंडरी परतों से बनी है, जिसमें एक परत दूसरी के अंदर है। भूपल्टी पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है और इस स्वभाव से भंगुर होती हैं। भूपल्टी की मोटाई महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों से अलग होती है। महासागरीय भूपल्टी पतली लगभग 5 किलोमीटर है जबकि महाद्वीपीय भूपल्टी लगभग 30 किलोमीटर की तुलना में है।
मेंटल मोह की आसक्ति से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। एंड एस्ट्रोनोस्फीयर मेंटल का ऊपरी भाग है जो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और कोर 2900 किलोमीटर से दूर होकर 6371 किलोमीटर तक फैली है, जिसमें बाहरी कोर तरल अवस्था में और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, और जो निकल और लोहे से क्या है ये बनी है। तो ये आपका क्या है अनुच्छेद था। अब इससे बच्चों पहला क्वेश्चन देखते क्या पूछा है कि भूपल्टी और मेंटल के बीच की आसंता का नाम देखिए, ये लिखा हुआ मेंटल मोह। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मोहरोविक आसक्तता। अगला क्वेश्चन बच्चों कि महासागरीय भूपल्टी और महाद्वीप भूपल्टी में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये पतली होती है, जबकि अगर हम देखेंगे ना महासागरीय भूपल्टी पतली है, जबकि महाद्वीप भूपल्टी इसकी तुलना में मेंटल आसक्ति की तुलना में गहराई तक फैली हुई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, महासागरीय क्रेस्ट का निर्माण मैग्मा से होता है, एक अंतर ये भी लिख सकते हैं, जो मेंटल से ऊपर उपस्थित है, और महासागर तल पर ठंडा हो जाता है। दूसरी ओर महाद्वीपीय क्रेस्ट का निर्माण तलछट के जमाव और चट्टानों के पिघलने से होता है। ठीक है, तो आप ये अंतर भी लिख सकते हैं। इस पर बच्चों नेक्स्ट है कि उच्च तापमान के बावजूद आंतरिक कोर ठोस क्यों है। आंतरिक कोर की ठोस अवस्था उच्च घनत्व और दबाव के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे जो घनत्व होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है और दबाव भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ठोस होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है खंड सी। ठीक है, इसके में आपका क्वेश्चन नंबर 20वां दिया हुआ है आपके कि निहारिका परिकल्पना के आलोक में पृथ्वी के विकास की प्रक्रिया का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो आपकी बुक में आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभिन्न परतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों कि पृथ्वी की स्थिति में कर्क रेखा के महत्व को आपको बताना है कि कर्क रेखा के क्या महत्व है। ठीक है, इसी बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 22वां है कि पुरातन काल में भारतीय मरुस्थल के एक आंतरिक समुद्र का हिस्सा था, इस कथन की पुष्टि और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्लेट टेक्टोनिक्स को परिभाषित कीजिए और अभिसारी प्लेट सीमाओं का संक्षिप्त विवरण भी दीजिए। इसका बच्चों खंड डी है डा, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 24वां, ये आपके 5 मार्क्स का है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें से लर्न कर दीजिएगा। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि वृहद संचलन को परिभाषित कीजिए और भू संकलन की 5 विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच प्रमुख अंतरों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26वां कि भारत में हिमालय पर्वतन की प्रमुख विशेषताओं को विस्तारपूर्वक वर्णन करना है डिटेल से। इसके बाद इसी की चॉइस में बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत की प्रायद्वीपीय पर्वतन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है कि कास्ट स्थलाकृति के विकास में आपर्दन की भूमिका का विवेचन कीजिए और इस संबंध में कास्ट क्षेत्र में विकसित होने वाली किन्हीं 5 प्रमुख आपर्दनात्मक स्थल रूपों का उनके निर्माण की प्रक्रिया के साथ विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 28वां की अपक्षय को परिभाषित कीजिए और अपक्षय के प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका बच्चों खंड ई आता है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 29वां है। आपका ये क्या है, मैप का क्वेश्चन है, मानचित्र का। दिए गए विश्व के राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र पर आपको 7 भौगोलिक विशेषता ABCDEFG को चिन्हित किया हुआ है। तो आपको उनकी पहचान करके उनके सही नाम लिखने, जैसे ए क्या है, एक कटक का नाम है, वो भी लिखना है। बी में आपको एक लड्डू प्लेट दे रखी है, उसका नाम बताना है कौन सी है। सी आपका एक महाद्वीप है, उसका नाम बताना है कौन सा है। एक डी आपका एक ज्वालामुखी पेटी है, उसका नाम बताना है कौन सा है। ई आपका एक प्रमुख प्लेट है का नाम बताना है। एफ आपका एक महासागर का नाम बताना है और जी आपका एक लड्डू प्लेट का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए दे रखी है ABC, इनकी पहचान करके आपको लिखना। देखिए CDEF। ठीक है, से बच्चों इसी की चॉइस में दृष्टिवादी विद्यार्थी के लिए दिया हुआ है कि एक मध्य महासागरीय रीछ का नाम बताइए, एक लड्डू प्लेट का नाम बताइए, एक महाद्वीप का नाम बताइए, प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी पेटी का नाम बताइए, एक ज्वालामुखी बेल्ट का नाम बताइए, एक महासागर का नाम बताइए और एक मुख्य प्लेट का नाम बताइए।
ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि दिए गए मानचित्र के रूपरेखा मानचित्र पर किन्हीं भी 5 को आपको क्या दर्शाना है। मानक मध्य में रेखा दिखानी है, सेकंड काराकोरम श्रेणी, थर्ड गोदावरी नदी, फोर्थ थालगात, फिफ्थ गोडविन ओस्टी, मलाबार तट एंड चिलिका झील। इन सबको आपको क्या है किन्हीं 5 को दर्शाना। अब इस क्वेश्चन की जगह दृष्टिबल व्यक्ति के लिए दिया हुआ है कि भारत के मानक समय रेखा की देशांतर लिखिए कौन कौन सी हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए, पश्चिम भारत का एक दर्रे का नाम लिखिए और पश्चिमी तटीय मैदान के एक तट का नाम लिखिए। इस मैप में आपको भरना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको क्लास 11वीं का भूगोल का पेपर मिड टर्म का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, और आपको पूरा पैटर्न भी समझ में आएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।